गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, अपना अगला टॉपिक है 12th बायोलॉजी में लैंगिक जनन की घटनाएं, कि लैंगिक जनन जो है उसकी घटनाएं। देखिए बेटा, लैंगिक जनन चल रहा था जिसमें लैंगिक जनन की हम अवस्थाएं देख ली थी, जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब आती हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं इनको 3 भाग या 3 श्रेणियां जो हैं उनमें बांटा गया है। किन कौन सी? लैंगिक जनन की घटनाओं को हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया जी। ठीक है बेटा, जिसमें हम सबसे पहला जो भाग है वो लेते हैं, वो होता है निषेचन पूर्व। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं 3 श्रेणियां में हमने बांट दिया है, जिसमें हमने पहली जो श्रेणी या भाग जो लिया है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। यानी निषेचन पूर्व किसे कहोगे भाई? भाई वे घटनाएं जो निषेचन से पहले होती हैं। भाई नाम क्या है अपना? निषेचन से पूर्व घटनाएं, यानी वे घटनाएं जो निषेचन से पहले होती हैं। ठीक बेटा, और निषेचन से पहले जो घटनाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। यानी निषेचन से पहले 2 घटनाएं होती हैं। अब वो 2 घटनाएं कौन सी है निषेचन से पहले? जिसमें हम सबसे पहली घटना जो लेते हैं निषेचन पूर्व की, वो है युग्मक जनन। निषेचन पूर्व की पहली जो घटना है वो है अपनी युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अब देखिए बेटा, युग्मक जनन किसे कहोगे? भाई नर व मादा युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है, नर व मादा युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है। भाई नाम से पता लग रहा है, युग्मक जनन यानी नर व मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक बेटा, अब देखिए बेटा, युग्मक जनन की क्रिया में जो युग्मक बनते हैं, ये युग्मक हमेशा अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये बेटा हमेशा आपको याद रखना है कि युग्मक जो है वो हमेशा क्या होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। युग्मक क्या होती है बेटा? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक बेटा, उसके अलावा देखिए, जीव जो हैं उनमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जीवों में 2 प्रकार के युग्मक जो हैं उनका निर्माण होता है। 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं जीवों में। ठीक बेटा, कौन कौन से हैं? जिसमें हम पहला युग्मक लेते हैं समयुग्मक। समयुग्मक, देखिए बेटा नाम से ही पता लग रहा है, समयुग्मक यानी वे युग्मक जो आपस में संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से, आपस में संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से समान होते हैं, वो कहलाते हैं समयुग्मक कहलाते हैं। यानी वे युग्मक या जीवों में बनने वाले वे नर व मादा युग्मक जो संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से समान होते हैं, तो ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे बेटा? समयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है, और जिन जीवों में समयुग्मक बनते हैं वो जीव क्या कहलाएंगे बेटा? समयुग्मकी कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी। तो समयुग्मकी जीव क्या किसे कहोगे बेटा? वे जीव
जिनमें बनने वाले नर व मादा युग्मक आपस में संरचनात्मक रूप से व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं, तो ऐसे जीव समयुग्मकी जीव कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण कौन कौन से हैं भाई? एक तो है इसमें क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ये शैवाल है। ठीक है बेटा। दूसरा है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ये दो शैवाल हैं जिनमें बनने वाले युग्मक जो हैं वो संरचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी समान होते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए कैसे, जैसे एक युग्मक बनाते हैं हम। ये एक युग्मक है, ये नर युग्मक है इसका। ठीक है बेटा। और ये है इसका मादा युग्मक। अब देखिए बेटा, दोनों युग्मक जो हैं ये संरचनात्मक रूप से भी आपको समान दिखाई दे रहे हैं और ये क्रियात्मक रूप से भी समान है। तो ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे बेटा? समयुग्मक कहलाते हैं। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी कहलाते हैं। ठीक बेटा। तो ये हो गया समयुग्मक। ठीक है बेटा। उसके अलावा देखिए बेटा, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें बनने वाले युग्मक जो हैं, बनने वाले जो युग्मक हैं वो संरचनात्मक रूप से तो समान होते हैं। कुछ जीव हैं समयुग्मक में जो संरचनात्मक रूप से तो समान हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। भाई संरचनात्मक रूप से तो क्या है? समान है, लेकिन क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे समयुग्मकों को क्या कहा जाता है? असमयुग्मक कहा जाता है। भाई समयुग्मक तो आप किसे कहोगे? जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान है, वो समयुग्मक कहलाएगा। लेकिन कुछ समयुग्मक ऐसे तो हैं जो संरचनात्मक रूप से तो समान है, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या है? भिन्न है। तो ऐसे जो समयुग्मक हैं वो कहलाते हैं असमयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा इसका समयुग्मक हो गया। दूसरा इसका प्रकार लेते हैं हम, वो है विषम युग्मक। विषम युग्मक। देखिए बेटा, विषम युग्मक, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बनने वाले नर व मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। संरचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी अगर वो एक दूसरे से भिन्न हैं तो वो क्या कहलाएंगे? विषम युग्मक कहलाते हैं। और विषम युग्मक में क्या आते हैं? एक तो बेटा अधिकांश जीव आते हैं इसमें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में बनने वाले नर व मादा युग्मक जो हैं वो संरचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी भिन्न होते हैं। उसके अलावा फ्यूकस जो शैवाल है उसमें भी जो युग्मक बनते हैं वो भी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे युग्मक जो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? विषम युग्मक कहा जाता है। जो संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं वो युग्मक विषम युग्मक कहलाते हैं। जैसे हम मानव की बात करें, जैसे मानव में नर और मादा युग्मक की संरचना की बात करें तो देखिए बेटा, ये है मानव का मादा युग्मक, ये है मादा युग्मक मानव का। ठीक है बेटा। मादा युग्मक जो होता है ये आकार में बड़ा होता है। आकार में कैसा है? बड़ा है और अचल होता है। आकार में बड़ा और कैसा है? अचल। और नर युग्मक शुक्राणु की बात करें
तो नरयुग्मक शुक्राणु जो होता है ये आकार में छोटा होता है और गतिशील होता है। ये नरयुग्मक हो गया मानव का, ठीक है। शुक्राणु जिसे कहा जाता है, जो आकार में छोटा भी होता है और ये क्या होता है, गतिशील होता है। तो देखिए बेटा, संरचनात्मक रूप से भी अलग हो गया और क्रियात्मक रूप से भी क्या हो गया, अलग। ठीक है बेटा। उसके अलावा अगर हम फ्यूकस का उदाहरण लिया था, फ्यूकस की बात करें तो देखिए बेटा, फ्यूकस का मादा युग्मक ये है मादा युग्मक फ्यूकस का, जो आकार में काफ़ी बड़ा होता है और अचल होता है। जबकि नरयुग्मक की बात करें तो नरयुग्मक जो होता है ये आकार में छोटा होता है। बस इतना ही होता है, नरयुग्मक आकार में छोटा होता है और गतिशील है। और मादा युग्मक जो होता है ये आकार में बड़ा होता है और अचल होता है। ठीक बेटा, तो ये हो गए विषम युग्मक हो गए। ठीक है, मादा युग्मक विषम युग्मक में हमेशा बड़ा होगा, अचल होगा, और नर युग्मक आकार में छोटा होता है और कैसा होता है, चल होता है। ठीक बेटा, तो ये पहली घटना हमने ली थी निषेचन पूर्व की घटना, जिसमें पहला लिया था युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, युग्मक जनन में हम दो प्रकार के युग्मक हम पढ़े थे हमने, एक तो समयुग्मक पढ़ा और एक क्या पढ़ा बेटा, विषम युग्मक। ठीक है बेटा, अब दूसरी घटना जो है, अगला टॉपिक लेते हैं हम। लैंगिक जनन की पूर्व घटना जो है उसमें एक टॉपिक आता है बीच में, वो आता है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, ये निषेचन की पूरी घटना है, उसका एक अंदर का टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता का मतलब क्या है कि जीव जो होते हैं वो भाई एक लिंगी हैं, द्विलिंगी हैं, उसके आधार पर है। ठीक है, तो जीवों को लैंगिकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जीव जो हैं उनको लैंगिकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बेटा, लैंगिकता के आधार पर। दो भाग कौन से हैं, जिसमें हम पहला भाग लेते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी, और द्विलिंगी जो है इसको उभयलिंगी भी कहा जाता है। द्विलिंगी या उभयलिंगी, आप देखिए बेटा, द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव क्या होते हैं, ये देखना हमें पढ़ा भी होगा आपने अच्छे से इसको। द्विलिंगी क्या होते हैं कि वे जीव जिसमें नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। नर जनन अंग भी उसी जीव में मिलेगा और मादा जनन अंग भी उसी जीव में मिलता है। ठीक है, तो वो जीव क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। भाई वे जीव जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव पर होते हैं, वो जीव क्या कहलाएंगे बेटा, उभयलिंगी कहलाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कुछ कवक और कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें द्विलिंगी जो शब्द है उस शब्द के स्थान पर समथैल्सी शब्द का उपयोग किया जाता है, या उभयलिंगाश्रयी शब्द का उपयोग किया जाता है। देख बेटा, कुछ कवक और कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें द्विलिंगी शब्द के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, समथैल्सी या उभयलिंगाश्रयी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब
जो द्विलिंगी पादप जो हैं उसके उदाहरण कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन से हैं? वो है अधिकांश पुष्पी पादप। अधिकांश पुष्पी पादप जो होते हैं ये द्विलिंगी ही होते हैं। उसके अलावा नारियल है, नारियल है, ठीक है बेटा। उसके अलावा कुकुरबीटा, कुकुरबीटा कुल के जो पादप हैं वो भी आते हैं इसमें। उसके अलावा कारा, कारा जो है ये भी क्या है, द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप होता है, जिसमें नर व मादा जनन अंग एक ही जीव पर पाए जाते हैं। ठीक बेटा, आपने 11th क्लास में एक पुष्प जो है उसका एक प्रारूपी डायग्राम जो है आपने पढ़ा था। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा था ये जो संरचना है, ये जो मैंने बनाई है, ये कहलाती है जायांग। और जायांग जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। क्या होता है बेटा? मादा जनन अंग। ठीक है, उसके बाद इसमें ये दल आ गए, ये क्या आ गया? बाह्य दल। ये दल और ये क्या आ गए? बाह्य दल। ये इसके सहायक चक्र होते हैं। उसके अलावा इसमें एक संरचना और होती है जो आपने पढ़ी होगी, ये वाली संरचनाएं। तो ये वाली जो संरचनाएं ये कहलाती हैं पुंकेसर। क्या कहलाती है बेटा? पुंकेसर। और पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? नर जनन अंग है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो पुष्प है, अब ये जो पुष्प हमने बनाया है, ये पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। तो अधिकांश जो पुष्पी पादप होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? द्विलिंगी होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कि वे जीव जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही जीव पर पाए जाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। और कुछ पादप और कवकों के लिए द्विलिंगी शब्द के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे हम? समथैलेसी या उभयलिंगाश्रयी शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक बेटा, तो ये अपना पहला हो गया द्विलिंगी। अब दूसरा इसमें लेते हैं, और दूसरा जो है वो है एक लिंगी। एक लिंगी, देख बेटा, एक लिंगी किसे कहोगे भाई? वे जीव, वे जीव, वे जीव जिनमें केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है। यानी या आप ये कह सकते हो कि ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर जनन अंग अलग जीव पर मिलेगा और मादा जनन अंग जो है ये क्या मिलेगा? अलग जीव पर मिलता है। भाई अगर दोनों एक ही जीव पर मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी। और अगर अलग अलग जीव पर ये पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसी तरह कुछ कवक और कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें एक लिंगी शब्द के स्थान पर विषमथैलेसी, विषमथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर क्या था? समथैलेसी। यहां पर क्या है बेटा? विषमथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। या यहां पर प्रयोग किया जाता है एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, वहां पर क्या था? उभयलिंगाश्रयी, और यहां पर क्या है? एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो कुछ कवक और पादप ऐसे हैं जिनमें एक लिंगी शब्द के स्थान पर विषमथैलेसी और एक लिंगाश्रयी शब्द का उपयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए बेटा कौन कौन से हैं, याद करो भाई। एक लिंगी ऐसा कौन सा है? जैसे पपीता है, पपीता एक लिंगी पादप होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा खजूर, खजूर जो है ये भी एक लिंगी होता है। उसके अलावा मार्केंसिया, मार्केंसिया जो है ये भी एक लिंगी पादप होता है।
यानी इसमें नर व मादा जनन अंग अलग अलग जीव पर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका एक डायग्राम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हम, और ये डायग्राम आपने जो है 11th क्लास में भी पढ़ा है। 11th क्लास में भी ये डायग्राम आपने देखा होगा। देखो बेटा, याद करो, ऐसा देखा है क्या आपने? बिल्कुल देखा होगा आपने। जब पादप जगत आप पढ़ रहे थे तो उस समय ये शब्द आया था, ये डायग्राम। तो इसमें ये डायग्राम था जिसमें देखिए दोनों अलग अलग थैलस हैं, और अलग अलग थैलस जो हैं उन पर, एक पर जैसे नर जननांग उपस्थित है, और नर जननांग को क्या बोला जाता है बेटा? पूधानी, पूधानी कहा जाता है। और दूसरा जो थैलस था उस पर क्या उपस्थित है? मादा जननांग, और मादा जननांग को क्या बोला जाता है बेटा? स्त्री धानी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? स्त्री धानी। तो नर व मादा जनन अंग अगर अलग अलग जीव पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एक लिंगी जीव कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब जिस तरह हम पादपों की बात करें उसी तरह जंतु भी एक लिंगी व द्विलिंगी होते हैं। जिस तरह पादप भाई एक लिंगी द्विलिंगी हैं, उसी तरह जंतु भी एक लिंगी व द्विलिंगी होते हैं। ये आपको बताना है बेटा कौन से जंतु एक लिंगी हैं और कौन से जंतु द्विलिंगी हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे द्विलिंगी की, कि भाई ऐसे कौन से द्विलिंगी जंतु, ऐसे कौन से जंतु हैं जिन पर नर व मादा जननांग एक ही जीव पर पाए जाते हैं। याद करो बेटा। देखो बेटा, इसमें एक तो आता है स्पंज, और स्पंज का मतलब संग पोरीफेरा के प्राणी जिनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उसके अलावा केचुआ, केचुआ जो संग एनेलिडा का प्राणी है, ये भी द्विलिंगी होता है। उसके अलावा चपटे कृमि, चपटे कृमि, और चपटे कृमि कौन से संघ में आते हैं बेटा? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। तो ये कैसे हैं? द्विलिंगी जंतु हैं। कौन कौन से बेटा? ये याद रखना है। स्पंज, केचुआ और चपटे कृमि कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद नंबर 2 पर लेते हैं हम एक लिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु यानी वे जंतु जिन पर नर व मादा जनन अंग अलग अलग जीव पर उपस्थित होते हैं। नर जनन अंग अलग जीव पर होगा और मादा जनन अंग जो है ये अलग जीव पर उपस्थित होता है। तो वो जीव क्या कहलाएंगे बेटा? एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब एक लिंगी जीव कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। देखिए बेटा, सभी स्तनधारी प्राणी जो हैं, मैमेलिया जो हैं, ये एक लिंगी होते हैं। उसके अलावा उभयचर जो हैं ये भी एक लिंगी होते हैं, यानी एम्फीबिया। उसके अलावा रेप्टिलिया जो हैं, सरीसर्प जो हैं, ये भी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एवीज यानी पक्षी जो हैं ये भी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है बेटा। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा आपने, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे ज़्यादा जीव आर्थ्रोपोडा मिलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कुछ जीव जो हैं ये एक लिंगी होते हैं। कुछ जीव कैसे होते बेटा? एक लिंगी होते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा था? लैंगिक जनन की घटनाएं। और लैंगिक जनन की घटनाओं को हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो क्या बांटा था? पहली निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन पूर्व घटनाओं में सबसे पहले हमने लिया था युग्मक जनन।
और युग्मक जनन 2 प्रकार का था, सम युग्मक और विषम युग्मक। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसी में हमने लिया था, जीवों में लैंगिकता, द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, थैंक यू।